प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राज अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सभी को नमस्कार। दर्शकों, सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज के विषय पर हम आते हैं। कल 19 मार्च है। 19 मार्च को दो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। एक तो धुरंधर 2 रिलीज होने वाली है और एक सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी, आप लोग को याद होगा, यूजीसी गाइडलाइंस को स्टे किया था और उसकी अगली डेट दी थी 19 मार्च। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डेट को देने से पहले ही धुरंधर 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो ये देखना होगा बड़ा इंटरेस्टिंग कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट क्यों दी। पर खैर, कमिंग बैक टू आवर मेन कोर इशू, ये जो यूजीसी गाइडलाइन के नाम पर 2 महीने से वितंडा चल रहा है, जिसका स्टूडेंट्स की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं आया। ज्यादातर प्रोटेस्ट जो है रिटायर्ड लोग या पत्रकार या उस वर्ग से आया जो लोग स्वयं कांग्रेस की और वीपी सिंह की मंडल के दौर से निकले और 90s के अफरा तफरी से निकले, सन 2000 के बम फटने वाले पूरे सबसे निकले। ये सारे छात्र रहे उस समय और भारत एक गर्त में था। भारत एक अच्छी स्थिति में नहीं था, सुरक्षा की स्थिति से, बहुत सारी स्थिति से, काम की स्थिति से, जॉब से, मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति से। तब भी सारे स्टूडेंट्स निकले और उन्होंने अपना जीवन बना लिया। पर समस्या आज जो है, कई लोगों को है कि यूजीसी की वजह से तमाम पूरा सवर्ण समाज ही गर्त में जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर एक इतना छोटा मुद्दा इतना बड़ा जबरदस्ती बनाए क्यों जा रहा है। पर कल सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसकी हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट यह क्या करने जा रहा है। या मान लीजिए जो उसके जो भी वो पक्ष लेता है उस पर थोड़ा सा हम आनंद सर से समझने का प्रयास करेंगे कि आनंद सर, यह जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का क्या निहितार्थ निकालेंगे। आदेश चाहे कुछ भी आ जाए, क्या वो अपने एजेंडा पे लगे रहेंगे? आनंद सर, पहली बात तो ये है कि यूजीसी का जो मुद्दा है वो छोटा नहीं है। ओके। इतने सालों से, मतलब जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से ये सवर्ण समाज में एक डिवाइडिंग लाइन हो गई, एक डिवाइडिंग फैक्टर हो गया। देखिए, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हो चुका है और अभी आज की तारीख में उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। कोई भी हो, पॉलिटिकली इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बेनिफिशियरीज इतने हैं, उसके लाभार्थी इतने हैं कि आरक्षण के बाद आते ही अगर कोई, मतलब भाजपा अगर आरक्षण के आ भी बोलेगी ना, खत्म हो जाएगी। आपको पता है 2024 में कांग्रेस ने किस तरह से 400 पार का झूठ बोल के आरक्षण के बारे में झूठ बोला था और भाजपा को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने तो झूठ बोला था, सीधा सीधा झूठ बोला, ठीक है। फिर भी तो आरक्षण सही गलत मैं उसमें नहीं जाऊं। बात यह है कि आज की तारीख में वो इरिवर्सिबल है। और बात यह है कि ये आरक्षण को मैं अब एक मुद्दे से मैं आरक्षण को, इन प्रिंसिपल मैं आरक्षण को बहुत गलत मानता हूं। इसका सवर्णों से कोई संबंध नहीं, जाति सवर्णों से कोई संबंध नहीं। हम दुनिया भर एक्चुअली आरक्षण के क्या कहे, साइड इफेक्ट्स नहीं, बैड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए। अमेरिका में भी डीईआई का जो है उस पर आज वहां जो हो रहा है, वहां की कंपनियां जो डीईआई स्कोर बताती थी, आज उन कंपनियों के जो टर्नओवर इफेक्ट हो रहे हैं, जिस तरह से वहां जो उनका इफेक्ट हो रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि आरक्षण का वहां भी क्या इफेक्ट हो रहा है। साउथ अफ्रीका में दिखना शुरू हो गया सर, 5 साल 10 साल के अंदर। साउथ अफ्रीका छोड़िए, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। डीईआई वहां का इनिशिएटिव, डाइवर्सिटी, इक्विटी और क्या है वो, इंक्लूसिवनेस। तो उनकी क्या मतलब डीईआई का डीआई हो गया है। पूरे हॉलीवुड का बेड़ा गर्क हो गया है सर इस चक्कर में। सब जगह देखिए, सब जगह बेड़ा गर्क ही होगा। ठीक है, आप किसी को किसी काम के लिए लेंगे, वो व्यक्ति ठीक से काम नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आप मुझे
मतलब आप मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते। हम्म, मैं तो हूं, आपको मुझसे ही काम चलाना हो। हम्म। और आपने शिकायत की तो आपकी वाट लगा दूंगा, ऐसे अगर बोले तो कैसे काम होगा ये आप इस समझ सकते। ठीक है। जी। और इसमें मैं तो कहूं कि सबसे बड़ा आरक्षण का शिकार कौन है जानते हैं आप? कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी उनका सबसे बड़ा आरक्षण का शिकार है भाई, सबसे बड़ा आरक्षण है भाई। वाट लग रही है कांग्रेस पार्टी की, अभी हार की सेंचुरी पूरी करने जा रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप के जॉब के लिए राहुल गांधी का आरक्षण है। परिवार का आरक्षण है। तो पारिवारिक आरक्षण नहीं, वहां वो वहां भी देखिए, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, लेकिन वहां तो बेटी बिठाओ है, बेटा नहीं, उठाओ बेटी लड़की बिठाओ। हूं, लड़ सकती हूँ अब तो वो अपने वाली भाई से घर में ही लड़ नहीं रही लड़ पा है, रही है। खैर, अभी कमिंग भाई बैक से टू लड़ आवर रही है, पॉइंट। अभी वैसे भाई से सर, लड़ रही चूंकि आपने कांग्रेस का नाम लिया है, आपने एक बात भी बताई थी कि 1950 में जब अंबेडकर जी ने इसका लागू किया था तो उन्होंने 10 साल का रिवीजन रखा था, है। और उनके मृत्यु के बाद कांग्रेस ने कभी रिवीजन नहीं किया। कांग्रेस ने इस आरक्षण की एक बात मिनट, को लगातार हर साल दर साल बढ़ाते रहा। जी। एक मिनट। आम्बेडकर आम्बेडकर जी ने आरक्षण को पॉलिटिकली मांगा, सीटों में मांगा। ठीक है। एग्जाम्स एग्जाम्स और नौकरियों में नहीं मांगा था। ये कांग्रेस का पाप है, क्योंकि उनको सर, ये समाज आया में। था, ये बिल आया था 1951 दिसंबर में, जबकि हाँ, 1952 में चुनाव होने वाले थे। हाँ, और ये चुनी हुई सरकार नहीं थी, ये नेहरू जो अंतरिम सरकार में बैठा हुआ था 47 से 52 वाली, हाँ, उसमें उसने ये बिल लाकर ये पास कराया था, हाँ। आरक्षण वाला। जी। तो ये जो सब बदमाशी है ये कांग्रेस की है, जानबूझ के समाज में धड़े, मतलब दो धड़ों में बांटना, या झगड़ा चालू रहते रहना चाहिए। ये कांग्रेस की रीति रही। ब्रिटिशर इसके वाला है तरीका, हिंदुओं को बांट के रखो। देश को बांट के रखो, हिंदुओं को क्या? ओके। कांग्रेस देखिए, कुल मिला के वो अंग्रेज से ये कांग्रेस है, सक्सेशन वही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं। तो यहां बात क्या है कि कांग्रेस ने आज यूजीसी के मुद्दे पर आते हैं। आज आप देखेंगे जो यूजीसी के मुद्दे पर जो एकदम उबल कर बात कर रहे हैं, एक मिनट के लिए आदमी यूजीसी की बात करेगा, इमीडिएटली वो आरक्षण पे आएगा। आरक्षण का क्या, देश का कोड है भाई, है कोड है, क्या कर सकते हो? अभी कुछ नहीं कर सकते उसका, कोई भी सरकार आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकती। देश का सबसे बड़ा कोड यूपीएससी है, वामपंथ है। वो छोड़िए उस ना, पर वो छोड़िए, देखिए, हम्म, लोग कहते हैं आरक्षण कोड है। ठीक, ओके, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो आते हैं एट्रोसिटी एक्ट। अब आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट, ये दोनों का, एट्रोसिटी एक्ट के लोग भुक्तभोगी भी है। क्या कहे, सद्भाग्य से मुझे कभी उसे वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन आरक्षण एट्रोसिटी एक्ट की शायद आप भी ये भुक्तभोगी है। पुष्कलता भी बोल रही थी कि वो भी हाँ, भुक्तभोगी। एक बार मैं भी रहा हूँ अब सर। कई जी। सारे लोग हैं जो जिनके साथ एट्रोसिटी एक्ट का गलत प्रयोग हुआ है। ठीक है, मैं उस बात को नकारता नहीं हूं, और उस पर मैं बोल चुका हूं कि इसका एट्रोसिटी, देखिए एट्रोसिटी एक्ट का सबसे, आरक्षण का अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उसे बढ़ाइए मत। और दूसरी बात यह है कि एट्रोसिटी एक्ट का, या ऐसे कई सारे वामपंथी एक्ट है जिनको आज अदालतें भी बोल रही है कि ये इनका मिसयूज हो रहा है, तो इनका उपाय एक ही है, एक नया एक्ट लाइए जिसमें यह हो कि किसी भी कानून का मिसयूज करके, मतलब गलत उपयोग करने के लिए, किसी के जिंदगी बर्बाद करने के लिए अगर किसी पर कोई केस लगाया जाता है, किसी कानून का गलत उपयोग करने के लिए झूठा केस लगाया जाता है, और ये बात साबित होती है, तो जैसे वो केस झूठी और गलत इरादे से लगी हुई साबित हो जाए, तो केस करने वाले पर कम से कम दुगना, मतलब सजा और आर्थिक दंड, ये दोनों लगे, और विद कॉस्ट लगे। विद कॉस्ट मतलब जो केस लड़ रहा है, कंप्लेनेंट जो है, उसको खर्चा आता है,
खर्चा तो ठीक है, अभी आप बड़े से बड़ा वकील हायर कर सकते हो, कोर्ट उतना तो नहीं देगी, उनके फिक्स कॉस्ट होते हैं, लेकिन वो भी कम नहीं होते। मेरे ख्याल से 70 से 80% केस तो ड्रॉप हो जाएंगे। केस सर करने वाले को जैसे पता कितने चलेगा। कानून लाएंगे जब पूरी कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली मशीनरी जुडिशरी ही नहीं भारत नहीं का नहीं, कोड क्या है वो नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका इलाज भी सही है, क्योंकि जुडिशरी को सुधार तो सकते नहीं, कुछ नहीं कर सकते उसका। आप जुडिशियल का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन क्या है कि ये अगर कानून आ जाता है जो जज के लिए ये ऑब्लिगेटरी बना दे, आज के तारीख में जज ऐसी पनिशमेंट खुद दे सकते हैं, लेकिन एक ही केस हुई है ऐसा मैंने सुना है, जी मतलब एक ही केस ऐसी हुई है जहां जज ने खुद पनिशमेंट दी। जज को अधिकार है लेकिन देते नहीं, कचरे में नहीं पड़ना चाहते या वकील का बिजनेस करा देते हैं। मैंडेटरी हो जाना चाहिए उस पर। ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए जज पर कि जैसे वो केस झूठी और गलत इरादे से लगाई हुई साबित हो जाए, जज पर मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि जज ये कहे ना भाई मेरे 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 आई मीन मुझ पर मैंडेटरी कंपलसरी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई चॉइस नहीं है मामले में, मुझे लगा नहीं चाहिए। सर लेट्स कमिंग बैक टू यूजीसी जी। यूजीसी पे आते हैं। अगर कोर्ट देखिए, तो यूजीसी अभी खत्म हो जा रही है तो ये बिल लाने का कोई मतलब नहीं। मुझे तो लगता है ये सैबोटेज है, क्योंकि उसका जो टाइमिंग है, ये मोदी जी ईयू के एफटीए में बिजी थे तब था। कहां कहां आदमी क्या क्या देखेगा। अभी तो सब पूरे देश में तेल और एलपीजी की सप्लाई करनी है। देखिए अभी ये है, तब तब ईयू का एफटीए था, कई सारे इंटरनेशनल मामलों में तो आदमी बिजी रहा है, कहां कहां क्या क्या देखे। यूएस का भी एफटीए की प्रोसेस चल रही थी सर। वो भी है, मतलब देखिए बहुत सारे लंबे आई मीन लंबे कार्य क्या कहे लंबे परिणामों के बहुत सारे कामों में बिजी थे। तो अगर इसके ये परिणाम ध्यान में नहीं आए हो या जो भी है, या ये ऐसे ही स्लिप थ्रू हुआ होगा, क्योंकि जो बॉडी खत्म होने को जा रही है, इसमें ये ऐसा धकेलना कोई औचित्य नहीं था, लेकिन आ गया, अब बवाल हो गया। बवाल काटने वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि एक सेकंड के लिए यूजीसी की बात कर दें, ये कानून ऐसा है वैसा है, उसकी बात ही करने को तैयार नहीं, तुरंत आरक्षण पे आ जाते हैं, तुरंत SC/ST एक्ट के एट्रोसिटी एक्ट के मिसयूज पर आ जाते हैं। एक तो वो कानून भी नहीं है सर, हाँ, शब्दावली ही गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है, तो ये अपने में पुरानी बीमारी है, और ऐसा ही उन्होंने SC/ST को लेकर 2018 में किया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए, और बीजेपी तीनों राज्य हारी थी, और वहां 2 जजेस ने, एक वो यूयू ललित बाद में जाके सीजेआई बने, मित्तल साहब तो रिटायर हो गए, दोनों ने एक निर्णय दिया था जो मांगा गया नहीं था, और उसी के कारण पूरा विवाद छिड़ा। अब क्या है कि उन पर हम टिप्पणी करना खतरे से खाली नहीं है। वो लर्नर जजेस थे, वो वाइज थे या नहीं कह नहीं सकते, या जो भी है उन पर हम क्या कहें, पर इतना ही कह सकते हैं कि अगर जुडिशियल के खिलाफ इस देश में अगर कोई बवाल हुआ कभी, तो जुडिशियरी विल हैव अर्न्ड इट, इतना ही कह सकूंगा, उससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो कल यदि तो फैसला सर, अगर कल का फैसला जो है जी, एक मिनट, ये पूरे बवाल में मेरे लिए सबसे नोटवर्दी चीज क्या रही है जानते हैं? बताएं सर। बारीक बारीक चीजों को लेकर जो मुद्दे भी नहीं है, उन मुद्दों को लेकर जो नेशन वाइड बवाल करते हैं विपक्ष, इस मुद्दे पर एक भी विपक्षी कुछ नहीं बोला है। पप्पू जिप्पू है, मुंह पे जिप लगा के बैठा है। अभिषेक क्या है, अमिता एक भी बात नहीं बोले, क्या बोले? तेजस्वी यादव, अब वो ठीक है, तो आजकल खा रहे ना रमजान में, लेकिन ये बिल मतलब ये आया और बवाल हुआ तो मोहरम करना चाहिए था, चुप। अगर विपक्ष इस पे बोलेगा तो इस मुद्दे की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा है?
नहीं, मुझे क्या लगता है कि वो कोर्ट इसलिए विपक्ष नहीं बोल रहा है, क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए। उनका, देखिए, ये चित भी मेरी पढ़ भी मेरी वाला मामला है। सवालों को आग लगा दी। एक्चुअली ये यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है मालूम है? मैं मेरा बताता हूं। अपसेट जीसी। जीसी, आजकल जीसी टर्म हाँ, यूज हो रहा है सर, जनरल तो कास्ट जीसी जो का। है जनरल कास्ट, तो अपसेट जीसी। हम्म जीसी को अपसेट करो, हम्म उद्वेलित करो, हम्म तो उसके लिए वो किया, हो गया, जीसी अपसेट हो हम्म गए। हम्म ठीक है, वैसे मैं भी जीसी हूं, पहले भी बता चुका हूं, कौंडिन्य गोत्र ब्राह्मण हूं। मैं इस बिल के समर्थन में नहीं हूं। देखिए, इसको लेकर इनका एजेंडा क्या चल रहा है कि मोदी को मोदी सबक हटाओ। सिखाएंगे, मोदी मोदी हटाओ, योगी हटाओ, मोदी हटाओ। एजेंडा बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसको लेकर कहीं भी विपक्ष बिल्कुल शांत है, ना मुंह खुल रहा है, ना बात निकल रही है कहीं दो से चार आवाज। लोग ही हैं नहीं, कोई उद्वेलित। नहीं, कोई नहीं, पूरा सवर्णों का ही ये है। ऑफिशियली विपक्ष कहीं भी ये नहीं है। विपक्ष भी नहीं है सर, और विपक्ष वाला जो मीडिया है ना, रवीश कुमार, अजीत नहीं नहीं, अंजन, वो भी नहीं विचार है, इत्यादि, सब शांत हैं। वो भी नहीं, सब शांत है। अब मैं, मेरा इसलिए कहना है, मैं दावे से कहना चाहता हूं कि साले कल जब कोर्ट का फैसला अगर जो आ जाएगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने अगर बोल दिया कि भाई यूजीसी को अभी तो जा ही रहे हैं, क्यों छेड़ रहे हैं? इसको रिवाइज करने को भी टाइम नहीं, क्योंकि रिवाइज करके आप लोग इसे लाओगे, फिर वो फिर टाइम जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप ये बीबीएस जो नई आ रही है, उसके लिए नए सिरे से बनाओ। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो 2018 में किया था, पहले दलितों के नाम से किया, फिर सवर्णों के नाम से किया, तो दोनों बाजू कल से यदि लोगों सर का यह, राय हो। मैं कहता हूँ कल यदि सवर्णों के फेवर में आ जाता है कि हाँ यूजीसी गाइडलाइन गलत है, हटाओ, 2012 वाली लागू करो, तो क्या फिर ये लोग उठेंगे कि अरे दलितों दो के साथ हजार अत्याचार हो दो गया, हजार बताओ, दलितों के साथ बारह वाली फेवर के लिए एक बिल बनाया या मेरी गाइडलाइन लाए। जी। 12 वाली में क्या था दलितों के लिए या सवर्णों के फेवर में क्या था? कुछ सर ये नहीं था। नैरेटिव वाली बात है ना, सत्य से क्या मतलब है? मुद्दा हाँ, चाहिए फर्जी का। हाँ। तो 2012 और की जो इस गाइडलाइन, गाइडलाइन में ऐसी क्या बात थी जिसके लिए इतना उद्वेलित हो गए? 2 साल 2 महीने जो एकदम कुछ नहीं, एंटी देखिए, मोदी एजेंडा चला। हमारे यहाँ लोग कुछ पढ़ते कुछ नहीं है। बवाल, चिल्लम चिल्ली बहुत ज्यादा करते हैं, बवाल काटते हैं सिर्फ। और कुछ लोग जो है वो तो बदमाश भी है, जानते हैं और बोलते हैं कि सोचना नहीं है, पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है। सर मैं क्या बताऊं, आपका जो मतलब आप अनुभव रहा है वो बताओ। मेरा भी रहा है। किसी जानकार पत्रकार लोगों से बात करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमको जानना ही नहीं है। हाँ, तो बस, अब देखिए, जो लोग जानना नहीं चाहते, देखिए, मानना नहीं चाहते वो एक अलग बात है, लेकिन जो जानना भी नहीं चाहते, उनके लिए तो महाराष्ट्र के एक संत हो गए तुकाराम महाराज, नाम सुना होगा कभी? हाँ संत अरे सर, तुकाराम। जी जी जी। तो उनका एक ये है कि तुका मने ऐसा नरा, मोजो ने मारावा पैसारा। मतलब ऐसे आदमी को तुकाराम, तुका मने, तुकाराम, तुका बोलता है, हम्म वो खुद का उल्लेख तुकाराम नहीं कहते, करते तुका हम्म कहते, हम्म बोले तुका, सांगे तुका वगैरह, मतलब तुकाराम। तो तुका मने मतलब तुकाराम कहता है कि ऐसे आदमी को गिन के जूते मारे जाए। खैर, मुख्य जिनको मुद्दा जानना यह है भी सर नहीं है, कि वो कहते हैं कि जब मुझे जानना भी नहीं है, ऐसे आदमी, ऐसे लोग गिन के जूते मारने के काबिल योग्य है। तो आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का चाहे फैसला कुछ भी आए, दोनों वर्ग तैयार हैं मोदी विरोधी एजेंडा चलाने के लिए, सवर्ण वर्ग भी और दलित वर्ग भी, और दोनों सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का क्या है? खोटे सिक्के हैं, खोटे सिक्के के दोनों पहलू हैं। खोटा सिक्का मतलब जो विपक्ष जो खोटा सिक्का साबित हुआ है, दोनों उसके पहलू हैं।
ये इंटरेस्टिंग बात, ये सबसे जरूरी बात। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए, दर्शकों, बात ये देखने वाली है कि हमारा फोकस क्या है, हमारा पर्पस क्या है। क्या हिंदू अरे सभ्यता का उत्थान? ये ये अगर मैं तो कहता हूं कि इन लोगों ने, ये लोग जो हैं गल्फ वॉर के लिए मोदी जी को दोष नहीं दे रहे हैं, इतना ही कम है। अरे नहीं सर, एलपीजी नहीं मिल नहीं रहा है नहीं, सर यहाँ एलपीजी, पे। एक मिनट, एलपीजी मोदी जी दोषी हो गए हैं सर, पता है कि नहीं नहीं, आपको? वो मालूम है, लेकिन बात ये है कि ये मतलब हमने आंदोलन इतना छेड़ा था, अब मोदी जी ने वहां युद्ध करवाया, फोकस वहां चला गया करके दोष नहीं दे रहे, इतना ही काफी है। सर ट्रम्प को कर्नाटका में एक रेस्टोरेंट। ट्रम्प को नेतान्याहू को बोल के ईरान के साथ वॉर करवाई और हमारा फोकस, हमारा पूरा वॉर निकल गया आंदोलन की, इतना ही नहीं बोला उतना काफी है। सही बात है कि मोदी जी इजराइल गए थे लड़ाई लगवाने ताकि यूजीसी मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। हाँ बस कोई कांग्रेस या कोई एसजेपी बोले तो मुझे एक छोटी सी बात, कर्नाटक के एक रेस्टोरेंट में गैस, रेस्टोरेंट के बिल में 5% सेस ऐड किया गया है, ये मेंशन करते हुए कि गैस की किल्लत। हाँ। और ये सरकार ने ऐड कराया है, और उसके लिए मोदी जी दोषी हैं सर। हाँ। ये बकायदा लिख को बिल का फोटो आ रहा है और ये हो रहा है। कहाँ का रेस्टोरेंट है? बेंगलोर का। बेंगलोर में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। और आपने भी शायद कहा ये बात कि अगर पूरे देश में कांग्रेस स्टेट्स में दाम बढ़ेंगे और नॉन बीजेपी स्टेट्स में दाम नहीं बढ़ेंगे, जो कि अब तक नहीं बढ़े हैं, 15 दिन हो गया युद्ध को सर। कांग्रेस का अगर काल होता तो क्या काला बाजारी चालू हो गई होती? जी, धड़ल्ले से चालू हो गई थी। नहीं, वो तो सर बिना युद्ध के भी हम लोग लाइन में लग के लेते थे एलपीजी। आजकल तो मोबाइल पे एसएमएस पे खट कर आ जाता है। दर्शकों, ध्यान देने वाली यह बात है कि हमारा इस पूरे हिंदू समाज का पर्पस क्या है, या हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। जो बच्चों की बात हो रही है, यूजीसी के माध्यम से जिन बच्चों का करियर खराब होने की बात हो रही है, वो बच्चे करियर बनाने के लिए इस समय 5,000 से ज्यादा सेक्टर्स हैं, 5,000 से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं, 5,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस हैं, सब कुछ है, आईटी सर्विसेज इत्यादि, आप कुछ भी उठा लीजिए। तो बच्चों का फोकस वहां होना चाहिए कि जी। एक मिनट, रिजर्वेशन को लेकर मैं एक ही बात कहूंगा यहाँ। देखिए, बच्चों का भविष्य की जो बात कर रहे हैं ना, उसका यूजीसी से कोई ताल्लुक नहीं। यस, उसका ताल्लुक रिजर्वेशन से। जहां बच्चों का भविष्य की बात कर रहे हैं, वहां माइक्रो एग्रेशन की बात, मतलब आप किसी को जाति से संबोधित नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें शायद ये प्रोविजन थी कि भाई किसी ब्राह्मण को भी आपने क्या है, अब महाराष्ट्र में तो नहीं, महाराष्ट्र में तो ब्राह्मण को लेकर एक स्पेसिफिक गाली है। यूपी में है या नहीं मैं नहीं जानता, होंगी सब जगह, सब चीज का सब होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर किसी ने कहा, या किसी राज्य का है तो वो लेकर कहा, किसी को कहा तुम सारे बिहारी ऐसे ही सब होते हो, तो वो सब चीजें भी ऑफेंसिव थी। मतलब आदमी का कुछ भी बोलने के लिए 10 बार मुंह खोलने के लिए 10 बार सोचना पड़े कब? वो मामला था, उस मामले का कोई बोल ही नहीं रहा। यूजीसी को लेकर क्या, हमारे बच्चों का भविष्य दांव पे है, क्या था भविष्य दांव पे है? मुद्दा नहीं था, वो आरक्षण की बात करने लगता था। अगर आप कहें कि यूजीसी में आरक्षण तो है ही नहीं, तो आरक्षण का क्या मतलब? कुल मिला के झगड़ा करना था। जी, तो दर्शकों, थोड़ा सा पर्पस, प्रायोरिटी और बच्चों का वाकई में भविष्य क्या होगा, उस पर ध्यान देने का कार्य किया जाए। एक मिनट यहाँ बात पे आते हो, बच्चों का भविष्य। अगर आपको आरक्षण से समस्या है तो जान दीजिए कि आरक्षण हट नहीं सकता। अच्छा, जितनी सीटें थी पहली उसने डबल कर दी। आपको सबसे ज्यादा समस्या कहाँ थी? मेडिकल वगैरह में, वहां सीटें बढ़ा दी है, तो आपके हिस्से में ज्यादा सीटें आ रही है। आपको समस्या क्या है? सर, सरकारी नौकरियां हार्डली बहुत मैक्सिमम होंगी तो 30-40 हजार होंगी, 50 हजार होंगी पूरे देश में। दूसरी बात क्या है
सीटें बढ़ाकर भी आज जहां 10 लाख लोग आईआईटी में बैठ रहे हैं, 98.5 वगैरह कट ऑफ आ रहा है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे 90 ला रहे हैं, 80-90 ला रहे हैं, 80-90 को तो वैसे भी नहीं मिलना। हाँ, कट ऑफ 99 से घटेगा तो 98 हो जाएगा, क्योंकि 98 से 99 के बीच में लाखों बच्चे होंगे। मेरे मित्र एक है, उनके बच्चे ने क्रैक दी, ये लॉ की जो एग्जाम है, 1,80,000 बच्चे कुल थे, ठीक है। उनके बेटे को 1500 रैंक आई, 1500 नंबर की बेटे की रैंक आई, मार्क थे 139 आउट ऑफ 200। क्लैट का टॉपर है 147, 8 मार्क का फर्क है। 8 मार्क में 2 लाख बच्चे, 1,80,000 बच्चे जो बैठे थे, उसमें 8 मार्क में 1500 बच्चे बैठ गए, टू बी प्रिसाइज 1428, क्योंकि फर्स्ट और नंबर 1 नंबर 1500 दो अलग हो गए, तो 1488 बच्चे बीच में बैठ गए। तो इतना फर्क है, तो वहां मतलब 2 लाख से 1,80,000 में इतनी मारामारी है, तो जहां 10 लाख बच्चे बैठते हैं वहां क्या देख रहे हैं सर? वैसे भी जीवन, हर बात आरक्षण की है। अगर आप प्राइवेट स्पेस में अपना कार्य शुरू करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं इस समय कि जो लोग अपना कार्य करके, अभी सर मुझे दिल्ली में एक ड्राइवर मिला, वो बोल रहा गाड़ी चलाता हूँ और मैं पीछे जो नौकरी करने वाले होते हैं उनकी सुनता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कितने पागल लोग हैं, 20,000 रुपया के लिए झकझक मचमच करते हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी चलाए, पर जब जीवन में आप बाहर निकलेंगे तो प्राइवेट स्पेस में आपको इतने कार्य मिलेंगे कि आप करोड़पति भी हो सकते हैं। देखिए, एक नौकरी के चक्कर में अपना जीवन ऐसे एकदम लिमिटेड मत करिए। सबसे बड़ा कोड क्या है? दुनिया देखिए, बहुत कुछ है करने को, जीवन बनाने को। जी, सबसे बड़ा कोड है समाजवाद। हाँ, वो तो नेहरू जी ने उसको नेहरूवियम सोशलिज्म कहते हैं सर। ऐसा फ्लेवर इसमें भाई देखिए, बीजेपी भी मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लेकर बीजेपी भी अपना समाजवाद ले आई। मतलब क्या है, ये समाजवाद वगैरह जो बातें ऐसी है ना, ये समाज का अनैतिकीकरण है। मतलब बात ये है कि जो आप कमाते हैं उससे मेरी जलती है, तो मैं सोचता हूं कि मैं गरीब रहा हूं और वो आदमी वहां ये खा रहा है, क्या ये सही है? इज इट फेयर? तो उसको भी गरीब करो। नहीं, गरीब को उससे छीनो, मुझे दो। हाँ, तो वही हो गया ना, फिर वो कमाए, वो बनाएगा नहीं, पूरा समाज ऐसे पैरासाइटिक मोड में चला जाएगा। तो ये छीना झपटी को जस्टिफाई करने वाला जो चीज है वो समाजवाद। जी, हर आदमी सर का आज की कुछ चर्चा चल ठीक है, आज की चर्चा का समापन कर। यहाँ एक बात कहता हूँ, जो लोग रिजर्वेशन वगैरह से इतना आतंकित है या जो भी कहते हैं, उनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, भाई सर, आप जो कहते हैं कि माइनस मार्क वाले या जो भी बिल्कुल कट ऑफ मार्क्स वाले डॉक्टर वगैरह हैं, क्या आपने कभी अपनों का या अपने घर वालों का इलाज उनसे करवाया है? किसी डॉक्टर का से इलाज कराने से उसका मार्कशीट देख के थोड़ी जाता आदमी, देखता है कि किस अस्पताल में, अच्छे अस्पताल में जा रहा है, किसके यहाँ भीड़ लगी है, किसकी प्रैक्टिस अच्छी है, वहां जाते हैं लोग। नहीं, आपने तो ऐसे किसी डॉक्टर से इलाज करवाया ही नहीं होगा। आपकी चिल्लम वो क्या है? अब मैं आपको एक बात कहूं, देखिए, ये जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल एक रिवोल्यूशनरी बात कह रहा हूं कि ये जो बात है, अगर पूरी तरह आरक्षितों का एक हॉस्पिटल बनाया जाए, पूरी तरह, मुझे लगता है ये अलग से, ये विषय अलग से, आरक्षण वाला अलग था, यूजीसी वाला अलग मुद्दा था, तो उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे और शायद एक बार किया भी है, फिर से कर लेंगे। मुख्य रूप से विशुद्ध रूप से आरक्षण पर ही चर्चा करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स, और कितना समाज के लिए बेनिफिशियरी रहा है, कितना नहीं रहा है, क्या नुकसान है और उसका वाकई में इलाज क्या है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं कि यूजीसी गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला आएगा तो क्या होगा, क्योंकि मोदी विरोध और भाजपा विरोध तो तैयार खड़े हैं,
जैसा सर ने बताया कि एक ही सिक्के के दो पहलू, खोटे सिक्के के, वो तैयार खड़े हैं। हमारी समझ क्या कहती है, हमें वह देखना है, हमारी प्रायोरिटीज देखिए क्या है। जी देखिए, सर। ढोलक लेके खड़े हैं, यहां से बजे यहां से बजे, जो भी मतलब निर्णय जो भी आए, इनका गाना तैयार है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ढोलक लेके खड़े हैं, चाहे इधर से बजे चाहे उधर से बजे, निर्णय चाहे जो। तो दर्शकों, कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद आख्यान और प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।